अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में चीन का दौरा कर रहे हैं और उनके इस दौरे का बुनियादी मकसद शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराही इजलास है उसमें वो शिरकत करेंगे और उसकी साइड लाइन्स के ऊपर उनकी जो चीन की क़यादत है उनके साथ भी मुलाकातें होंगी। ये जो दौरा है और जो SCO की सरबराही इजलास है एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब खित्ते में और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम बहुत सी तब्दीलियाँ देख रहे हैं और इसी तनाजुर में रिसेंटली हमने देखा, बल्कि इसी हफ्ते चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात, उसके अलावा CPEC हो, बाकी जो मामलात हैं उस पर मज़ीद बात करने के लिए आज खुसूसी तौर पर हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एम्बेसडर खलील। ये पाकिस्तान के इस वक्त चीन में सफ़ीर हैं, तो बहुत शुक्रिया खलील हाशमी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर के विज़िट पे ऊपर बात करूं, जो रिसेंटली कंक्लूडेड विज़िट है चीन के फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान का, ऑप्टिक्स के एतबार से अगर आप देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त विज़िट नज़र आता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं और अच्छी स्टेटमेंट सामने आई हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या बड़ी आउटकम है अगर आप चीन के फॉरेन मिनिस्टर के विज़िट को देखें तो? मेरा ख्याल है जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा ख्याल है सबसे जो नुमायाँ अंसर होता है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में वो है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल ट्रस्ट, और मैं समझता हूँ इस दौरे में उसको बड़ी तक़वियत मिली है और वो रीइंफोर्स हुआ है मज़ीद उसके ऊपर। दूसरी चीज़ मेरा ख्याल है कि ये दौरा इस लिहाज से भी अहमियत थी कि बहुत सारी चीज़ें जब से लास्ट ये चूँकि 6th राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, तो पिछला 5th जो है वो चीन में हुआ था पिछले मई में, तो एक साल के अंदर भी बड़ी गैर मामूली इंटरनेशनल रीजनल तब्दीलियाँ हुई थी। तो जिसको हम एक्सचेंज ऑफ नोट्स कहते हैं, तबादला ख्याल है, फिर ये बहुत सारी चीज़ें हम आपस में डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारी डार साहब को मेरा ख्याल ये एजाज़ हासिल है कि वो इस साल उन्होंने कोई 6 मुलाकातें की हैं वांग यी साहब से। तो लेकिन ये उसकी नुमायाँ हैसियत ये थी कि ये काफ़ी तफसील में थी, पूरा एजेंडा था फुल, जिसमें बायलैटरल भी था, रीजनल भी चीज़ें थीं, इंटरनेशनल मामलात भी थे। लेकिन इससे बढ़ के डार साहब के अलावा चूँकि मुलाकातें लीडरशिप के साथ, सदर साहब के साथ, वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ, आर्मी चीफ, तो ये भरपूर तबादला ख्याल हुआ, नोट्स एक्सचेंज हुए, बहुत सारी चीज़ों जो हमारी ऑन गोइंग चीज़ें होती हैं, कुछ आगे आने वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ मजमूई तौर पे ये बहुत मुफीद दौरा। अच्छा एम्बेसडर खलील साहब, ये जो दौरा था, बॉडी लैंग्वेजेस अगर आप देखें, उनके पोस्चर्स देखें, ओवरऑल जो मैसेजिंग हुई है वो तो काफ़ी पॉजिटिव हुई है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं इस महीने के आखिर में, मल्टीलैटरल फोरम है उसमें वो शिरकत करने जा रहे हैं, तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो विजिट है उससे? देखिए, जिस तरह आपने कहा, इसके मैं समझता हूँ इसके 4 हिस्से हैं इस दौरे के। एक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें शिरकत है और उसमें भी उसके 2 पहलू हैं। एक तो मेंबर स्टेट्स जो हैं उनकी अपनी मीटिंग होगी और उसके अलावा जो है जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं या ऑब्जर्वर्स हैं या जिनको बुलाया उनकी भी मीटिंग होगी। तो ये तो तकरीरें हैं, दिस इज़ फेमिलियर स्टाफ, लेकिन उसमें से जो कुछ जो फैसले होने हैं और जो डिक्लेरेशन और उनकी अनाउंसमेंट्स होनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी बहस हुई है, बहुत सारे काम हुआ है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहसीत तंजीम एक हिस्सा उसका एक्सपेंशन का है, एक हिस्सा उसकी अपनी रिवाइटलाइजेशन का है, जो सेक्रेटेरिएट वगैरह। कौन से मुल्क जो हैं नए, कुछ मुल्कों की एप्लीकेशंस हैं, उसके अलावा कनेक्टिविटी की मामलात हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की बात है, बहुत सारे और भी अमूर हैं, सिक्योरिटी साइड की चीज़ें। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, कुछ पे इत्तफाक हो गया, कुछ चीज़ें अभी भी चल रही हैं। तो ये फाइनल जो है पुश, इसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग होगी, तो वो आई थिंक जो ऑब्जर्वर्स बाहर से देखेंगे चीज़ों को, उसमें उनके लिए ये चीज़ होगी कि किन किन चीज़ों पे पिछली जो समिट है उसके बाद कौन सी नई चीज़ कैसी हुई है और कौन सी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें उनको मज़ीद रीइंफोर्स कैसे किया गया। तो ये एक हिस्सा है। अच्छा, इस हिस्से पे मैं, क्योंकि SCO की आपने जिक्र ही छेड़ा, तो एक चीज़ जो डिक्लेरेशन की और आपने बात की, जो हालिया मीटिंग हुई है, मसलन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी
और उसमें हमने देखा कि आमतौर पर जब भी इस तरह की मीटिंग होती है तो एक मुश्तरका एलामिया ज़रूर जारी होता है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि भारत एक तरह से वो आइसोलेट ही था और उस वजह से फिर वो जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आया। इस केस के अंदर भी आपको कोई उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और भारत के जो बायलैटरल जो इश्यूज़ हैं वो इसको एक हैम्पर कर सकते हैं, जो SCO की जो समिट होने जा रहा है जॉइंट डिक्लेरेशन से मुतालिक, या ज़ाहिर है कि चीन तो चाहेगा कि एक मुश्तरका एलामिया आए क्योंकि वो इसको होस्ट कर रहे हैं, तो इसके हवाले से क्या अपडेट है? मैं कोई स्पेकुलेट तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं जब ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ किसी भी मुल्क का कि उसने पीछे क्या क्या चीज़ें की नहीं हैं, तो इसको पूरी तरह तो रूल आउट नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान हो सकता है कि वो दोबारा इस तरह वो स्पैनर इन द वर्क्स कोई चीज़ करे। मेरी उम्मीद ये है कि क्योंकि हिंदुस्तान ने, अगर ये उसकी अपनी चॉइस है, उसने मज़ीद आइसोलेशन में जाना है, मज़ीद अपने आप को अलहदा करना है, और वो आप देख रहे हैं मामला जो चल रहे हैं, तो ये उनकी अपनी चॉइस है। बाकी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो बड़े क्लियर हैं, जो चीज़ें हैं सिक्योरिटी के मामलात हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ की तवक्को करते हैं कि जिन चीज़ों में चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशन कंसेंसस बेस्ड है तो उस पे के मुल्क जो है वो ज़िम्मेदारी का इजहार करेंगे और अपनी जो सो कॉल्ड आप समझे कि वीटो पावर उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जो मुश्तरका जो मफादात हैं खित्ते के या इस तंजीम के, उनको सामने रखेंगे। बट लेट्स सी जब वैसे साहब आजकल कुछ सैनिटी जो एक्सपेक्ट करना इंडिया से शायद वो आउट ऑफ ब्लू होता है कि, बट होपफुली अगर ये टैक्टिकल लेवल का एक विजिट जो हुआ है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को, उसमें कोई वहाँ पे डेवलपमेंट हुई हो और इंडिया इस दफ़ा कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट ना करे। नाउ कमिंग टू द बिजनेस पॉइंट एंड इन्वेस्टमेंट विच इज़ क्वाइट विजिबल व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना एंड पाकिस्तान, आप बिजनेस टू बिजनेस वहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी अरेंज करवाने जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद क्या है और इस दफ़ा ये कॉन्फ्रेंस जो पहले से मुख्तलिफ क्यों होगी और कैसे होगी, क्योंकि पहले भी कॉन्फ्रेंसेज होती रही हैं लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हो सकी उसके जो नताइज थे। जी पहले मैं मकसद की तरफ आता हूँ। हमने अपने इनिशिएटिव पे पाकिस्तान एम्बेसी में जनवरी 2004 में एक स्टडी की हमने, और हमने स्टडी इस तरह की थी कि हमने देखा कि चीन मजमूई तौर पे सालाना ऑन एन एवरेज 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इंपोर्ट करता है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और हमने देखना शुरू किया कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो चीन को किन किन सेक्टर्स में क्या क्या बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, उसका वॉल्यूम क्या है, उसको मैंने एनालाइज किया और पाकिस्तान को फिर जक्सटापोज किया कि हम किस में क्या कर रहे हैं और कहाँ हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज एग्जिस्टिंग है और कहाँ हम चीन के साथ, अगर चीन के जो एंटरप्राइजेज हैं स्मॉल मीडियम लार्ज, उनके साथ मिलके हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सो दिस वाज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो देन वी केम टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 21 सेक्टर्स, जिसमें हमने तय किया कि चीन के साथ मिल के वी विल हार्नेस चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ कैपिटल एंड चाइनीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और हार्नेस करके क्या करेंगे? आवर considered view was that Pakistan's fundamental problem is lack of productive capacity. Production level मुख्तलिफ शोबों में बहुत लो है। तो unless we enhance the productive capacity and we, हमारा 78 साल का रिकॉर्ड तो यही बताता है कि अगर हम खुद कर सकते होते तो कर चुके होते। सो वी थॉट कि चीन के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी बात होती रहती है, तो हमने सोचा कि इसको हार्नेस करते हैं। तो ये मकसद था कि थ्रू जॉइंट वेंचर्स चीन की मीडियम लार्ज जो एंटरप्राइजेज हैं इन सेक्टर्स के अंदर उनको तरगीब दें कि आप आएँ जॉइंट वेंचर्स के साथ। तो ये मकसद था और इस सिलसिले में फिर हमने पहली जो काविश की वो शेंजन में लास्ट ईयर जब प्राइम मिनिस्टर आए जून में, उस वक्त हमने ये इनिशिएटिव लिया और प्रपोज़ किया और उस पर फिर 105 पाकिस्तानी कंपनियाँ आई। इन्हीं सेक्टर्स में से 250 हमने चीनी कंपनियों को मोबिलाइज़ किया। और आई थिंक जो आपने बात की कि किस तरह डिफरेंट है वो पुरानी जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस होती थी, पहला डिफरेंस तो ये था कि दिस वाज प्योरली B2B। तो जो इसके अंदर हमने जो ओपनिंग सेरेमनी जिसको बहुत छोटा रखा, तो 2-4 तकरीरें की और उसके बाद हमने एक दिन में तकरीबन 8 घंटे में हमने 1000 B2B मीटिंग्स करवाई। तो मेरा ख्याल है ये एक अपने तौर पे एक रिकॉर्ड है। दिस इज़ व्हाट मेक्स इट डिफरेंट कि वो बिजनेस टू बिजनेस मैच मेक के लिए हमने करवाई। उसमें से 30 MOU साइन हुए, 30 में से हमने हर MOU को
ट्रैक किया है और उसमें से 30 में से 17 जो MOU ग्रेजुएट करके वो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और उनकी तकरीबन मालियत $165 मिलियन है ना। अब उसके बाद से लेके दिस वाज जून 2024, तो फिर फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपो पाकिस्तान में होती है। वी ब्रॉट 160 कंपनीज, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, कुछ MOUs हुए। फिर हमने 6 सेक्टोरल रोड शोज़ किए चीन में, टेक्सटाइल एंड एपरल, फुटवेयर एंड लेदर, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एनिमल फीड एंड प्लास्टिक्स। ये हमने मुख्तलिफ शहरों में किए और फिर अगेन हमने पाकिस्तान से कंपनियां लेके आए एक एक शोबे में डिफरेंट टाइम पे, फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी हमने किया। इसमें तकरीबन हमने 45 MOU साइन किए, 850 हमने इसकी B2B मीटिंग्स की और इसमें से तकरीबन $600 मिलियन के जो मालियत के MOUs थे जो साइन हुए। और जो हमने फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपो में किया था, एंड देन फाइनली अप्रैल दिस ईयर हेल्थ इंजीनियरिंग और मिनरल्स की जो एक्सपो लाहौर में हुई, उसमें हम 200 चीनी कंपनियां लेके, बावजूद जो भी मसाइल हमारे यहाँ सिक्योरिटी से रिलेटेड, 200 कंपनियां, इन इटसेल्फ इज अ रिकॉर्ड। वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका आउटकम। हमने तकरीबन 50 के करीब MOU हुए, जिसमें से $115 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए और बाकी $300 मिलियन के MOU हुए। टोटल तकरीबन एक साल की एफर्ट में वी हैव द नंबर 165 MOUs, 2500 के करीब B2B मीटिंग्स और उसके अंदर 365 से कुछ थोड़ा ज़्यादा है वो कॉन्ट्रैक्ट्स है। बाकी जो MOUs है वो उनमें से मोर देन 50% जो है वो क्लोज टू 90% मैच्योरिटी के ऊपर है। सो यू विल सी नाउ इन दिस कॉन्फ्रेंस, दिस इज द सेकंड एडिशन। अगर एम्बेसडर साहब, मुझे कथा कलामी हो रही है, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक पे जाना है हमने, तो ब्रेक वापस आएंगे तो अपनी आप डिस्कशन यहीं से कंटिन्यू रखें। सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के चीन में सफ़ीर और उनसे हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का जो अपकमिंग विजिट है चीन का और जो वहाँ पर बड़ी एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाने जा रहे हैं। तो ब्रेक से पहले आपने एक ओवरव्यू दिया जो इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका क्या आउटकम था। तो अब आपका क्या टारगेट है कि ये जो कॉन्फ्रेंस आप करने जा रहे हैं कि इससे हम क्या टारगेट अचीव करें? नंबर्स आपने दिए कि ठीक है अराउंड $365 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन हुए, बट गिवन जो चीन की इकोनॉमी है उसका जो साइज है और जो पाकिस्तान का भी अगर आप पोटेंशियल है तो वो तो शायद इट मे बी अ गुड स्टेप बट इट्स अ बेबी स्टेप। जी, आई वुड लाइक टू साइट चाइनीज प्रोवर्ब इसके ऊपर, ए जर्नी ऑफ 1000 miles starts with a single step, and that is our job is to continue to make efforts, no matter modest in the beginning, but you will see, I think जिस तरह वो I think the objective way of assessing it is let our actions speak, और वो आप देखेंगे कि कैसे चीज़ें होती हैं। इस कॉन्फ्रेंस पे अब हमने 9 सेक्टर्स पे फोकस किया ब्रॉड जो है उस, और 9 के सब सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर को लेते हैं तो एग्रीकल्चर इज़ अ ब्रॉड सेक्टर, लेकिन उसके नीचे कोई 8-9 सब सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल डेयरी है, पोल्ट्री और मीट है, फिर एग्री केमिकल्स हैं, एग्री टेक है, एग्री मशीनरी, फिर उसके अंदर फिशरीज़ हैं, उसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, एनिमल फीड है। तो इस तरह काफ़ी सेक्टर हैं। इसी तरह हम केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स हैं, उसके अंदर जो हैं स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, इस तरह 3-4 उसके सब सेक्टर हैं। फिर हम आयरन, स्टील एंड कॉपर, दैट्स अनदर सेक्टर, उसके अपने सब सेक्टर्स हैं। देन वी आर डूइंग टेक्नोलॉजी साइड पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर हैं, बैटरीज हैं, उसके साथ चार्जिंग स्टेशंस हैं। सो इट्स वन सेक्टर बट उसके साथ सब सेक्टर्स हैं। इसी तरह सोलर पैनल, उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है बट उसके साथ PV के जो पावर स्टोरेज के सॉल्यूशंस हैं वो है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक पूरा एरिया है, फिनटेक इज़ अनदर एरिया। फिर ट्रेडिशनल जो सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल एंड एपरल है और लेदर है। तो ये हमने इनको चुना है और इसके अंदर सो फार वी हैव एक्सीडेड मोर देन 500 चाइनीज़ कंपनीज इन दीज सेक्टर्स एंड मोर देन 300 ऑन द पाकिस्तानी साइड, और हर एक सब सेक्टर तक हम उनके साथ गए और हमने मैच में किया। सो व्हाट इज़ इट दैट वी हैव सो फार डन? वी हैव ऑर्गेनाइज्ड ओरिएंटेशन सेशंस फॉर देम। वी हैव ऑल्सो नाउ स्टार्टेड 1-on-1 प्री मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स उनके साथ,
कि ताकि जब वो पहुंचे तो ये सारा गेट टू नो काम हो चुका हो. सो दे आर टॉकिंग नाउ. हम बड़ा स्पेसिफिक, हम ट्रेडिंग के ऊपर नहीं जा रहे. हम कह रहे हैं कि जॉइंट वेंचर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स. एक साइड पे पाकिस्तानी कंपनियों को कहा कि आप बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वेस्ट क्या है. वी विल फाइंड अ चाइनीज़ कंपनी टू मीट एंड कम विद एन ऑफर. दिस इज़ द मॉडल एंड थ्रू प्रेफरेबली. मिस्टर खलील, सॉरी टू इंटरप्ट यू. अब ये आपने जो सारी बातें की ये बड़ी वैलिड चीज़ है, लेकिन इसके साथ दो बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं. एक हुकूमत पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, कैबिनेट मिनिस्टर्स का कि हम MOU साइन कर लें. दिस नॉट जस्ट लिमिटेड टू चाइना, इट इज़ ट्रू फॉर एवरी अदर कंट्री. आप सऊदी अरेबिया के देख ले, $21 अरब के MOUs कर लिए, एक भी मटीरियलाइज नहीं हुआ. ओवरऑल पाकिस्तान की हिस्ट्री में 10,000 से ज़्यादा जो MOUs हैं वो साइन हुए, और आउटकम्स क्या है वो आपको बेहतर पता है, फॉरेन ऑफिस में रहे. ये जो MOU साइन करना फिर उसको मटीरियलाइज करना, तो एक तो डिज़ायर ये गवर्नमेंट की भी है कि अब हम MOUs में शायद उस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं, हम कंक्रीट स्टेप्स की तरफ जाना चाहिए जो आप बात भी करें. बट मोर देन दैट, जो चाइनीज़ जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से बात आ रही है कि हमारी टैक्स पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, हम 3 महीने बाद टैक्स रेट चेंज कर देते हैं. हमारी जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो दुनिया से को तो छोड़ें, जो रीजनल कंट्री उससे कम से कम 1/3 ज़्यादा है. गैस की सप्लाई जो है वो श्योर नहीं है. 2016-17 से SEZs की बात हम कर रहे हैं, हम उनको प्लग इन नहीं करवा सके. वहाँ पे बेबी स्टेप्स वहाँ पे भी आपको नज़र आते हैं. तो हम चाइनीज़ इन्वेस्टर को, जिसके पास वियतनाम ऑप्शन है, जिसके पास बांग्लादेश की ऑप्शन है जॉइंट वेंचर्स की, वो किसी और कंट्री में जा सकता है, साउथ एशिया में, पैसिफिक में, वो पाकिस्तान क्यों आएगा इस सारे एनवायरनमेंट के अंदर? ये बिल्कुल बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं, लेजिटिमेट कंसर्न भी है. आई वुड से वी हियर एवरीबॉडी इज अ लॉट ऑफ सिनिसिज्म आल्सो, और विदाउट उसकी बेसिस हैं. हैविंग सेड दैट, now we have two options as an embassy. What we can do is take the view, and many take that view, is wait for a conducive environment to emerge and then start, because you can cook up many excuses and say कि security का मसला है, यहाँ बिजली बड़ी महंगी है, यहाँ कौन आएगा, ये मसला है, वो मसला है. We chose a different option, and which is we are mindful of each one of these pieces of जो है कि MOU से क्या होता है. जब तक यहाँ पे पॉलिसी इन्वायरमेंट पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं होती, सिक्योरिटी के मामला ठीक नहीं होते, टैक्स टैक्स है, ड्यूटीज़ हैं, लैंड रेट्स क्या हैं, यूटिलिटीज़ के रेट्स क्या हैं, जो आपके वेज रेट क्या है. क्योंकि फॉर एनी चाइनीज़ इन्वेस्टर और एनीबडी एल्स, उन्होंने फैसला करना है कि जी आप नंबर्स बताएं हमें. पहले तो नंबर्स बताएं कि जी लैंड है तो उसका रेट क्या है, वो लीज पे है, किस पे है, पर किलोवाट बिजली का रेट क्या है, गैस का रेट क्या है, पानी एंड एटसेट्रा. वी हैव दिस टाइम व्हाट वी हैव डन डिफरेंटली. एक तो मैंने अप्रोच की बात की, दूसरी चीज़ ये है कि वी हैव इस वक्त इस दफ़ा हमने वी हैव प्रिपेयर्ड सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट पिच बुक्स. So for Chinese investors, for each sector, what is it that we are offering? Why should you consider Pakistan as a destination? It is not perfect, I would say. It needs further improvement, but much work has been done. और this दफ़ा ये whole of government की approach हुई है, बड़ा काम हुआ है इसके ऊपर. दूसरी चीज़ जो जितने आपने मसाइल बताए, सारी चीज़ें ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आई हैं और हाईएस्ट लेवल के ऊपर उसके ऊपर बात हुई है. पॉलिसी कंसिस्टेंसी के ऊपर, टैक्स के मामलात के ऊपर, हमारे एनर्जी के जो इश्यूज़ हैं, हमारे लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, SEZ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं. द नीडल हैज़ मूव्ड, एंड आई थिंक द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज यू विल सी, ओनली टाइम विल टेल कि क्या है. अच्छा. दूसरी मैं एक और सिर्फ बात करना चाह रहा था कि ये जो ना सिर्फ हमने चीनियों के लिए किया, पाकिस्तानी बिजनेस पर्सन के लिए हमने डिटेल्ड हर सेक्टर वाइज हमने इंफॉर्मेशन नोट दिए हैं कि क्या प्रोपोजिशंस हैं, चीन क्या टेबल पे ला रहा है, हमारी इंडाउमेंट्स हैं, एंड हाउ कैन वी वर्क टुगेदर थ्रू जॉइंट वेंचर्स एंड टेक्नोलॉजी. एम्बेसडर साहब, लास्ट हमारे पास मिनट है. फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान चीन के ताउन का? अदरवाइज पॉलिटिकल लेवल पे रिलेशनशिप तो बिल्कुल हमें अच्छी तरह से पता है. अगर आप चाइना जाएं, मुझे भी अभी 6 महीने में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जिस तरह की तरक्की चाइना कर रहा है, अगर आज पाकिस्तान 10% भी वो तरक्की कर लेता तो शायद साउथ एशिया का हम टाइगर होते. तो आपको मुस्तकबिल क्या लगता है कि क्या हम एडवांटेज ले पाएंगे चाइना की जिस तरह से राइज हो रही है? कैसे देखते हैं आप इसको? आई एम वेरी पॉजिटिव, और उसकी वजह यह है कि वी लिव एंड डील विद द रियल वर्ल्ड. मैं क्यों पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक हूँ, उसकी वजह मुझे ये लगता है कि पिछले 1.25 साल से मैं हूँ और हमने बड़ी कंसर्टेड एफर्ट किया है. पाकिस्तान चीन की
जो दोस्ती या रिलेशनशिप है उसमें बहुत बड़ा फुटप्रिंट जो है ना वो G2G का था और अभी भी है। हम उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें कि उसके अंदर B2B का एलिमेंट जो इंजेक्ट करें। आई थिंक वी आर वेरी कन्विंस्ड unless we come up with an alternative approach, B2B is the way, supplemented by P2P, which I mean peoples to people context। तो ये ट्रैक है, इसको सस्टेन करने की ज़रूरत है, इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमने चीन से के ज़रिए एक विंडो खोलने की कोशिश की है एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि यही जो मॉडल है इट कैन बी अप्लाइड टू हमारे जो गल्फ स्टेट्स हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ हमने इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है और फैसिलिटेट। चलिए एम्बेसडर साहब, ऑन दैट नोट आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन। विश यू ऑल द बेस्ट के ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है और अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर का विजिट है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान कतर के साथ जो LNG का हमने मुआहदा किया था उसको रीनेगोशिएट क्यों करना चाहती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने इस हफ्ते फैसला किया है कि जो कतर के साथ हमने LNG के एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ साइन किए थे उसको रीनिगोशिएट किया जाए। क्यों हम रीनिगोशिएट करना चाहते हैं? क्योंकि 2016 और 2021 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे, खास करके 2016 में, उस वक्त हम जानते हैं कि एनर्जी का पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड थी और हर मुल्क जो है वो चाहता था कि वो बेहतर डील जो है वो साइन कर सके। लेकिन अब आखिर शहबाज पाकिस्तान को क्यों ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि इसको रीनेगोशिएट करना चाहिए? क्या पाकिस्तान में अब जो LNG या गैस की जो डिमांड है वो कम हो रही है, इसकी वजह से हुकूमत को ये ख्याल आया है? कामरान, दो चीज़ें हैं इसके लिए। एक तो ये कि क्या पाकिस्तान में जो उतनी ही पैदा हो रही है और उतनी ही इंपोर्ट हो रही है जितनी उसकी ज़रूरत है, तो उसका जवाब है नहीं। अभी भी हमारी जो गैस की ज़रूरत है वो ज़्यादा है और पैदावार प्लस जो आपकी इंपोर्ट है वो उससे कम है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? गवर्नमेंट तो ये कहेगी कि हमारे पास सरप्लस गैस है, इसलिए हमने कुछ जो हमारे मुकामी कुएं हैं गैस के उसको बंद किया हुआ है। वजह यह है कि जो आपकी इंपोर्टेड गैस है वो एक्सपेंसिव गैस है और इंपोर्टेड गैस जो हाउस होल्ड्स को, घरानों को नहीं दी जा सकती चूल्हों में जलाने के लिए। अगर देते तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और उसकी एक कॉस्ट होती है। तो यही वजह है कि आज जहाँ पर हुकूमत खड़ी हुई है उसके पास इंपोर्टेड सरप्लस गैस है और उस सरप्लस जो गैस है उसकी खपत के लिए उन्होंने जो लोकल जो हमारी गैस प्रोड्यूस होती है तकरीबन 250 MMCFD से लेकर 400 MMCFD की जो गैस है वो लोकली प्रोड्यूस हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह पे मौजूद हैं लेकिन हुकूमत प्रोड्यूस नहीं कर रही क्योंकि बाहर से जो कार्गोज है वो आने ही आने हैं। थोड़ा सा आप कर लें बैकग्राउंड, बल्कि पहले थोड़े से मेन स्टोरी के ऊपर अगर हम बात करें नाज़रीन, इसी हफ्ते इक्तिसादी राब्ता कमेटी का एक इजलास हुआ था और उस इजलास में एक एजेंडा आइटम आया कि जो बिल्कुल लिस्ट के ऊपर भी एजेंडा नहीं था, एक समरी बिल्कुल आखिर में उसके सामने पेश की कमेटी के और कमेटी से यह दरख्वास्त की गई कि जो पेट्रोलियम डिवीजन है उसको इजाजत दी जाए कि कतर के साथ जो पाकिस्तान ने गैस की इंपोर्ट के 2 मुआहदे किए उसको री ओपन किया जाए, उस पर दोबारा मुज़ाकरात की जो है वो इजाजत दी जाए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इस हफ्ते इस बात की इजाजत दे दी है कि पेट्रोलियम डिवीजन जो है वो कतर के साथ जो LNG के दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको री ओपन कर सकता है। उसमें एक पहली बात तो ये सिर्फ पाकिस्तान की अभी ख्वाहिश है, कतर इस पर मानता है या नहीं मानता है वो बात की बात है। जो पेट्रोलियम के वजीर है अली परवेज मलिक वो अगले हफ्ते कतर जा रहे हैं और उनका जो बुनियादी मकसदी विजिट का यही है कि कतर से इस इशू के ऊपर बात की जाए। बात क्यों की जाए? इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हर महीने पाकिस्तान ने 9 कार्गोज जो है वो कतर से मंगवाने हैं गैस के, जबकि उसकी जो जरूरत है इंपोर्टेड गैस की वो 6 से 7 कार्गोज की है। तो हर महीने आप कह सकते हैं कि 2 से 3 कार्गो जो है वो सरप्लस हैं और सरप्लस होने की वजह से उसकी जो चूंकि लोकल कंजम्पशन नहीं होती, हुकूमत उसको डाइवर्ट करती है डोमेस्टिक यूज की तरफ, रेजिडेंशियल यूज की तरफ, तो उसके लिए फिर एक लॉसेज है वो बर्दाश्त करना पड़ते हैं। और एक कार्गो जो है ऑन एन एवरेज उसकी जो कॉस्ट है $26 मिलियन है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी को और काबीना की एनर्जी कमेटी को बताया गया कि जुलाई 2025 इस साल से लेकर अगले साल दिसंबर 2026 तक कम से कम 51 सरप्लस कार्गोज होंगे। जो इसका डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन है कामरान, काफ़ी ये एक सीरियस एक सिचुएशन बनती जा रही है। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के अगर हम बात करें, 2016 में 15 में आपको पता है कि मुल्क में गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी और जो PMLN की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक 15 साल मुआहदा कतर के साथ किया। उसके अंदर 2 बुनियादी बातें थी। कीमत थी उसकी, जो ब्रेंट क्रूड की प्राइस है 13.37% के बराबर और 11 साल के बाद
ये जो मुआहिदा है वो रीओपन हो सकता है, मतलब 2027 बल्कि 10 साल के बाद 2026 11 बनते हैं 10 साल बनते हैं 2026 में प्राइस की हद तक मुआहिदा रीओपन हो सकता है। और उसमें जो कार्गोज इंपोर्ट करने हैं पाकिस्तान मंथली वो 5 है। उसके बाद फिर भी गैस की जो जरूरत है वो पूरी नहीं होती। उस वक्त मुल्क की इंडस्ट्री भी बेहतर चल रही थी, डिमांड भी थी। 2021 में जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसने एक और मुआहिदा किया कतर के साथ। ये जो मुआहिदा था ये 10 साल के लिए किया गया। इसमें भी रीओपनिंग की जो क्लॉज थी आफ्टर 4 इयर्स थी 2026 में, बट इसके अंदर 4 कार्गोज जो थे वो इंपोर्ट करने थे पाकिस्तान ने हर महीने। तो 5 और जमा 4 ये 9 कार्गोज हमने कतर से इंपोर्ट करने थे। और ये जो गैस आ रही थी उसका एक लिमिटेड और टारगेटेड यूज था। जो सारी इसके अंदर जो बात समझने की आज ये मुआहदे में खोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है, उस वक्त आपको याद होगा पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने बिजली की भी वो उसमें शॉर्टेज थी, तो 4 एलएनजी के पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगाए गए। 2 वफाकी हुकूमत ने लगाए और 2 जो लगाए वो सूबाई हुकूमत ने लगाए। अब ये जो प्लांट्स लगाए गए थे उधर से जो गैस हमने लेनी थी वो मस्ट उठानी थी। या तो 5+4 9 कार्गोज उठाओगे या 9 कार्गो के बराबर पैसे दोगे। जिस तरीके से आपको पता आईपीपीस के अंदर भी यही कैपेसिटी पेमेंट का ये है कि आपने मुआहदा कर लिया है और आपकी कंजम्पशन है या नहीं होती, आपने हर सूरत वो उठाने खरीदने हैं आपने। तो ये जब सूरत हाल पैदा हुई, जब आपकी मस्ट आपने उसको लिफ्ट करना था, गैस को इंपोर्ट करना था, तो आगे जो प्लांट्स चलने थे उनको बजाय कि वहां पे हमें 100% उठाना था, पहली गलती इन्होंने की कि 100 की जगह पे उसको 66%, 66% पे उन प्लांट्स को रखा गया। फिर 66% पे भी नहीं रखा गया, उसको 50% पे सब्सिक्वेंटली कर दिया गया। तो जिन पावर प्लांट्स में इसकी कंजम्पशन होना थी, जो कि एक्सपेंसिव गैस है, तकरीबन 3,500 रुपए FEMCFD उसकी प्राइस बनती है, वो आगे से पावर डिवीजन ने उस गैस को नहीं उठाया। और जब नहीं उठाया क्योंकि वो मेरिट ऑर्डर पे वो पावर प्लांट्स थे वो नीचे चले गए। इवन कि कोयला का जो पावर प्लांट पाकिस्तान में लगा हुआ है चाइनीज इन्वेस्टमेंट से, वो भी उससे सस्ती बिजली पैदा करता है कंपेयर टू दी एलएनजी। मेरिट ऑर्डर पे नीचे चले गए, मस्ट रन नहीं किया उन पावर प्लांट्स को, तो गैस आपकी होगी सरप्लस। दूसरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ प्रॉब्लम यह हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई। इंडस्ट्रियल सेक्टर 3 साल से ऑलमोस्ट जो है वो मनफी ग्रोथ दे रहा है, तो इंडस्ट्री में भी खपत नहीं थी। उसके साथ जो एक और चीज होगी, ना सिर्फ रेजिडेंशियल ने, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उन्होंने भी अल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर चले गए। और ओवर एंड अबव जो चौथी चीज अभी रिसेंटली हुई वो ये हुई कि IMF के कहने के ऊपर जो कैप्टिव पावर प्लांट्स, वो पावर प्लांट जिनको हुकूमत गैस देती थी वो अपनी बिजली बनाकर आगे इस्तेमाल करते थे, वो IMF के कहने के ऊपर हमने गैस उसके लिए इतनी महंगी कर दी कि उनको बिजली के ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। तो उसकी वजह से भी 1 से 1.5 कार्गो जो है वो सरप्लस में चला गया। तो इन नटशल जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो 9 कार्गोज हमने मंगवाने हैं उसमें से तकरीबन हुकूमत का ये ख्याल है 2 से लेकर 3 कार्गो हर महीने जो है वो सरप्लस के अंदर है। और उसका अब हल क्या है? देखें, एक तो मुआहदे में 2016 में भी किया, उसमें क्लॉज मौजूद है कि अगले साल उसकी जो प्राइस है वो रीनिगोशिएट की जा सकती है। 2021 में भी जो मुआहदा है उसमें भी ये मौजूद है। प्राइस रीनिगोशिएट होना और बात है, लेकिन कितने कार्गोज आपने लेने हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इस अग्रीमेंट के तहत अब पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपकी सरप्लस गैस है तो फिर उसका हम क्या करें? कोई इसमें गुंजाइश मौजूद है? और अब जब जा रहे हैं वजीर पेट्रोलियम तो क्या इम्कानात हैं कि क्या कतर की हुकूमत जो है इसके हवाले से कोई फेवरेबल या पॉजिटिव रिस्पांस देगी हमें? देखिए 3 से 4 ऑप्शन हैं जो हुकूमत के सामने है। बहुत सारी डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो हमने रिपोर्ट भी की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में बात भी हुई, पहली ऑप्शन तो हुकूमत ये रिक्वेस्ट कर सकती है कतर से कि हमें 9 कार्गोज की इस वक्त जरूरत नहीं है, तो आप 9 को 6 पे कर दें या 7 पे कर दें, वट एवर द नंबर इज जिस पे ये एग्री करते हैं। तो पहली ऑप्शन तो ये, तो एक सिंपल ऑप्शन है। कतर करेगा क्या? लीगली कतर बाउंड है? लीगली कतर बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। दूसरी ऑप्शन ये है कि ये मुआहदे खत्म होने हैं 2031 में दोनों, तो हुकूमत के पास एक चॉइस ये है जो कि ये टेकअप कर सकती है कतर के साथ कि आप 2031 के ऊपर इसको खत्म ना करें, हम इस डील को 3 साल एक्सटेंड कर देते हैं, और जब जो सरप्लस अभी बच जाएगा हम अगले सालों में उसको लिफ्ट कर लेंगे। तो ये एक ऑप्शन है, इट कैन बी वर्कड आउट, लेकिन ये भी कतर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि हुकूमत की बात सुने। ऑप्शन इज रीजनेबल। तीसरी ऑप्शन, गिवन द फैक्ट कि मैं बात आपकी काट रहा हूं कि अभी तो हम IMF के प्रोग्राम में है ना, तो आपकी मैशत कभी ना कभी तो खुलनी है, फिर गैस की डिमांड तो बढ़ेगी, आबादी भी आपकी बढ़ रही है,
तो शायद ये एक बेहतर प्रपोजल हो सकता है। ये ऑप्शन एक हो सकती है। तीसरी ऑप्शन जो है, बिल्कुल आपने सीखा, अगर इस पे बात हो तो कतर का भी नुकसान नहीं होगा। आगे डिमांड सप्लाई की सिचुएशन काफ़ी जो है वो अब क्लियर होगी। उस तरीके से अब इंपोर्टेड LNG की डिमांड नहीं है दुनिया में, क्योंकि और ज़्यादा डिस्कवरीज कुछ हुई है, शेल गैस आ गया, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड की सिचुएशन ग्लोबली बेहतर हुई है। तीसरी ऑप्शन ये है जो इसके अंदर एक क्लॉज दी हुई है कि अगर पाकिस्तान लिफ्ट नहीं करता, ठीक है, तो उसका जो कार्गो होगा वो ओपन सी में बेच सकता है कतर, और ओपन सी में बेचकर उसका अगर तो प्राइस उसको जो जिस प्राइस पे सेल किया पाकिस्तान को मिलती है तो ठीक है, अगर उससे कम पे सेल करता है कतर तो उसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान पे करेगा। दिस इज द ऑप्शन, बट अलॉन्ग विद दैट विच इज द फोर्थ ऑप्शन और कैन बी कॉल्ड द थर्ड ऑप्शन कि 2026 में प्राइस रीनेगोशिएशन होनी है, और इस एग्रीमेंट के तहत जो बेस्ट जो गुड फेथ में नेगोशिएशन होंगी, अगर प्राइस रीओपन होती है तो हुकूमत कहती है कि जी हमें आपकी प्राइस मंजूर नहीं, तो हुकूमत मुआहिदा खत्म कर सकती है। लेकिन इसके अंदर जो एक बड़ा एक बारीक पॉइंट है वो ये है कि ऐसा नहीं हो सकता अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत $10 है तो आप उसको 6 पे ले आए, तो आप 10 को 9 पे तो बात कर सकते हैं, 8.5 पे तो कर सकते हैं, आप उसको 6 पे बात उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन। एटलीस्ट एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो इसके पेट्रोलियम डिवीजन के मिनिस्टर हैं उनकी, कि उन्होंने इस इशू को रियलाइज किया और इसको टेकअप किया। अब इसमें गलती चाहे पावर डिवीजन की हो जिसने गैस जो लिफ्ट करनी थी नहीं की, गलती चाहे आपकी दूसरा पर इकॉनमी का जो स्लो डाउन हुआ उसकी वजह, जो भी है इस वक्त मुल्क की सूरत हाल के अंदर है, पाकिस्तान ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो इंपोर्टेड गैस है उसको इस्तेमाल करता रहे, और जो उसकी अपनी सस्ती गैस है, लोकल गैस है, उसको बंद रखे, क्योंकि इंपोर्टर को कहीं ना कहीं तो अपने उसकी खपत जो है वो करनी है। बहरहाल मुश्किल एक फैसला है, क्योंकि इस तरह के जो आप अग्रीमेंट्स हैं रीओपन करते हैं तो उसमें फिर आपके जो ताल्लुकात हैं वो भी मुतासर होने का खदशा होता है। बिकॉज डोंट फॉरगेट कि 2016 में जब इनिशली पाकिस्तान ने कतर के साथ मुआहदा किया था तो कतर ने ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को एक डिस्काउंटेड रेट इसलिए ऑफर किया था कि उस वक्त पाकिस्तान ने कतर का साथ क्या दिया था, एक न्यूट्रल हमने स्टांस अपनाया था जब कतर की बाकी जो अरब ममालिक हैं उनके साथ एक टसल चल रही थी, तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हुआ था। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि IMF क्या चाहती है रिगार्डिंग जो पार्लियामेंटेरियंस की जो डिफरेंट स्कीम्स होती हैं कि उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी हुकूमत हर साल अरबों रुपए मुख्तस करती है पार्लियामेंटेरियंस के लिए ताकि जो मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमें हैं उनके ऊपर वो खर्च कर सकें। अब इस पार्लियामेंट्री जो स्कीम्स हैं बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती रही है, क्योंकि जब एक तरफ वफाकी गवर्नमेंट डेवलपमेंट उनका बजट मौजूद है, सूबाई हुकूमतें भी हैं, फिर कहीं ना कहीं जो लोकल गवर्नमेंट्स वो भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, तो आखिर फिर इस पार्लियामेंट्री स्कीम की क्या ज़रूरत है। इस पर IMF को भी एतराज़ रहा है, और अब शहबाज IMF की तरफ से एक तजवीज़ भी आई है कि अगर आपने स्कीम चलानी भी है तो उसका फिर आपको तरीक़ाकार बदलना पड़ेगा। अगर वाकई गवर्नमेंट, एक तो पहले वो उनकी तरफ से तजवीज़ क्या है और उस पर अमल दरामद होता है, तो क्या वो जो गवर्नमेंट आमतौर पर कहा यह जाता है कि एक लिहाज से आप इंसेंटिवाइज भी करते हैं ना ये पार्लियामेंटेरियंस को अरबों रुपए की स्कीम देके, तो वो फायदा उसका होगा अगर उस प्रोसेस से ही उसने गुजर के जाना है। तो देखिए कामरान, पहली बात तो ये कि क्या ये स्कीमें चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसका सादा सा इसका जवाब ये है कि जो नेचर है इन स्कीमों की, एक दो को छोड़ के बिजली और गैस की स्कीमें जो होती हैं बाकी सारी या प्रोविंशियल नेचर की हैं या इसमें जो लोकल गवर्नमेंट की है उसकी नेचर। लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, सूबाई हुकूमतों जो है सूबाई हुकूमतें उनको पैसे ट्रांसफर नहीं आगे करती, वफाक से ले लेती हैं अंडर द नेशनल फाइनेंस कमीशन। तो एक तो ये चीज़ है। अब बुनियादी तौर पर हर साल से, और ये आज से सिलसिला नहीं चला, 1985 ऑनवर्ड्स ये सिलसिला कामरान चल रहा है। कभी इसका खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम का नाम था PMLN के टाइम पे, कभी इसको पाकिस्तान पीपल्स प्रोग्राम कहा गया, फिर इसका मुख्तलिफ अदवार में इसके नाम बदलते गए, फिर एक टाइम आया कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म आया, तो जो पिछली PMLN की गवर्नमेंट ने उसने इसका नाम बदल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs प्रोग्राम कर दिया। इस प्रोग्राम के तहत जो पार्लियामेंटेरियंस है उनके हलकों में जो छोटी स्कीमें चलाई जाती है, इसमें इस हद तक की भी स्कीमें होती हैं। कब्रिस्तान की आपने दीवार बनानी है, आपने कोई किसी गांव में जो नाली है वो बनानी है, कोई सड़क बनानी है, कोई सोलंग लगाना है, उसकी स्कूल की दीवार बनानी है, इस किस्म की भी स्कीमें इसके अंदर डाली गई हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको एज अ पोलिटिकल टूल जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है,
खर्चा करना चले। हो सकता है कि अब हल्के के अंदर जरूरत हो लोगों को, आपके गांव में, मेरे गांव में, हमारे शहरों में जहाँ पे हम चीजें देखते हैं, हमें नजर आता है सड़क टूटी हुई है, नाली भी टूटी है, कोई पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, वो MNA MPA के पास जाते हैं, MNA जो वो ग्रांट लेके उसको बनवा देता है। तो फिर इसका तरीकेकार क्या है खर्च करने का? जो नॉर्मल कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके अप्रूवल की 2-3 उसकी बॉडीज होती हैं। एक होती है डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी जो होती है, वो बहुत छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स अप्रूव करती है। फिर उसके ऊपर सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी होती है, CDWP, जिसको प्लानिंग मिनिस्टर चेयर करते हैं, जो तकरीबन 7 या 7.5 अरब रुपए के जो प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट होती है उसको अप्रूव करती है। एक हाईएस्ट पॉद होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। तो एक्निक जो है वो फिर फाइनल अप्रूवल देती है। यहाँ पे ये तीनों फोरम्स जो हैं वो इसमें वो से ये रन नहीं होती स्कीम में 9 का उस तरीके से क्रिटिकली जायजा लिया जाता है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंप्लीकेशन देखी जाती है। इसके लिए एक SDG स्टीयरिंग कमेटी बनी है जो वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ वज़रा उसको चेयर करते रहे हैं। पीपल्स पार्टी के गालिबन उनके दौर में तो ये थी नहीं, ये नून लीग के टाइम पे कभी कोई इसका वजीर इसका चेयरमैन था, फिर PTI के टाइम पे गालिबन परवेज खटक भी रहे, फिर कोई और लोग भी रहे, अभी आजकल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागडार साहब वो इसके चेयरमैन। तो स्टीयरिंग कमेटी इसको अप्रूव करती है। IMF की जो बुनियादी तजवीज़ जिसकी सेंस बनती है वो ये है कि अगर आपने ये खर्चा करना है तो जो एक रेगुलर PSDP का प्रोसेस है उसमें से इसको गुजारे। अगर आप उसमें से नहीं गुजारते तो फिर वेस्टेजेस हैं। अब पिछले साल हुकूमत ने कम से कम भी 61 अरब रुपया खर्च किया, कुछ लोग मुझे कह रहे 65 हुआ है, बट 61 अरब रुपया कम से कम इस पे खर्च हुआ है इन स्कीमों के ऊपर, जिसकी कोई उस तरीके से रेगुलर उसकी ऑडिटिंग या सारा प्रोसेस नहीं होता। इस साल के लिए हुकूमत ने 70 अरब रुपए का बजट रखा हुआ है। किसी दौर में 105 अरब रुपया भी एक साल में खर्च हुआ है। तो इतने मेगा स्केल के ऊपर यह खर्चा है। स्कीमें छोटी छोटी है, उसमें वेस्टेजेस के जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं। यही वजह IMF कह रहा है कि इस पैसे को आप वापस लेके आओ। और इसके कितने इम्कानात है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल दरामद करेगी? देखिए, ये जो IMF की रिकमेंडेशन आई है, जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस असेसमेंट रिपोर्ट है, उसका ये हिस्सा है। जैसे हमने पिछले हफ्ते कहा था कि हम इस पे आगे भी स्टोरीज करेंगे, उसी सीरीज का ये हिस्सा है। तो इसमें हुकूमत के ऊपर अभी तक तो बाइंडिंग नहीं है। मैंने जब किसी से बात की कि आप इसके ऊपर क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि देखते हैं, अभी तो ये बाइंडिंग नहीं है। अगर किसी और किसी रिव्यू प्रोग्राम में इसको बाइंडिंग कर दिया जाता तो फिर करना पड़ेगा। फिर कहते इन अ लाइटर टोन किसी एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि फिर अगला जब IMF का प्रोग्राम लेंगे तो उसमें ये शामिल हो जाएगी। तो अगर IMF ने पॉइंट आउट किया और उसमें वेस्टेजेस है, और ये बात सिर्फ IMF की नहीं है, हमारे अपने जो लोग हैं वो भी ये बात कहते हैं, कुछ फेडरल मिनिस्टर्स भी ये कहते हैं कि हाँ इसमें वेस्टेज है लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें ये करनी पड़ती है। और असल में जो दुनिया में जितने जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें इस तरह के जो तरक्याती प्रोग्राम है वहाँ पर उनका जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारे यहाँ असल में प्रॉब्लम यही है कि असल काम ये जो तरक्याती प्रोग्राम होते हैं ज़िलों में, गाँव में, ये काम करने के हैं लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट्स के, लेकिन हमारे जो MNAs, MPAs वगैरह जिनका काम लेजिस्लेशन करना है वो ये काम कर रहे होते हैं। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि उस तरीके से मुल्क जो है वो चल नहीं रहा जिस तरह चलना चाहिए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।